गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रशांत कुमार आज फिर इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आशा करता हूं आज का भी करंट अफेयर्स आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको ये बेहद पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके हैं उन सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया जाएगा। वहां जाकर आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा ये फिगर नरेंद्र मोदी का है। अगर ये फिगर नरेंद्र मोदी का है तो आज का करंट अफेयर्स कुछ ऐसा ही बना है। आज का करंट अफेयर्स कुछ ऐसा ही बना है। इस्कॉन के संस्थापक, किसके संस्थापक? इस्कॉन के संस्थापक की 125वीं जयंती, कल उनकी 125वीं जयंती मनाई गई इस्कॉन की संस्थापक की, और उनकी 125वीं जयंती पर 125 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए गए। कितने? 125 रुपए की स्मारक सिक्के जारी किए गए। अब ये इस्कॉन क्या है वो तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। इस्कॉन क्या है इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। एक व्यक्ति का नाम है श्रीला भगवती वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इन्हीं की 125वीं जयंती मनाई गई और इन्हीं की 125वीं जयंती पर 125 रुपए की स्मारक सिक्के जारी किए गए। इन्होंने स्थापना किया था किन चीज़ों का? स्वामी प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की थी। आमतौर पर इसे हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप खासकर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, इसकी स्थापना 13 जुलाई कब हुई थी? 13 जुलाई कब हुई थी? 13 जुलाई 1966 को। कब? 13 जुलाई 1966 को इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। लेकिन जो खासकर जिस व्यक्ति का हमने नाम लिया है, एसी भगवती वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनकी 125वीं जयंती मनाई गई कल, और उन्हीं की जयंती पर 125 रुपए की स्मारक सिक्के श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किए गए। ठीक है। चलिए आगे मैं दिखाता हूं इनका फोटो। यही है, यही आप इनके फोटो से भली भांति परिचित होंगे। इन्हीं का नाम है एसी भगवती वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और इन्हीं की 125वीं जयंती मनाई गई। इन्हीं की 125वीं जयंती मनाई गई और इन्हीं की जयंती पर विशेष तौर पर 125 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए गए। अगर आपके इस्कॉन का अगर आपका हेडक्वार्टर पूछा जाए, इस्कॉन का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मायापुर है। कहाँ है? मायापुर, बंगाल। ठीक है। देखिए यही विशेष प्रकार के सिक्के हैं जो कल इनके 125वीं जयंती पर जारी किए गए हैं, और इनका ये फोटो सिक्के के बैक साइड पीछे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए, स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। मतलब डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। सभी प्रारूपों का मतलब T20, टेस्ट और वनडे से, मतलब तीनों फॉर्मेट से डेल स्टेन ने क्या कर दिया है? संन्यास की घोषणा कर दिया। ये डेल स्टेन की फोटो है, ये डेल स्टेन की फोटो है। और डेल स्टेन कहां से बिलोंग करते हैं, कहां के रहने वाले हैं? डेल स्टेन तो ये दक्षिण अफ्रीका के। कहां के? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तेज गेंदबाज थे। क्या थे? अफ्रीका के तेज गेंदबाज। क्या थे? अफ्रीका के तेज गेंदबाज। अफ्रीका के ये तेज गेंदबाज थे। ठीक है। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या कर लिया है? सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिया है। चलिए आगे। पटना के अजय बने आरबीआई के नए कार्यपालक निर्देशक। क्या बने? पटना के अजय बने आरबीआई के नए कार्यपालक निर्देशक। ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को नए कार्यपालक निर्देशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया है। ये आप फोटो देख रहे होंगे अजय कुमार को, और इन्हीं अजय कुमार को आरबीआई ने कार्यपालक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। आप
नाम याद रखिएगा कि आरबीआई ने कार्यपालक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो नाम आएगा अजय कुमार का, ये पटना के हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये है वंचित समाज के लिए आवाज उठा रही, ये वंचित जो बहुत समाज जो अपने आप को आवाज नहीं उठा पा रहे थे, वो समाज जो वंचित समाज जो बहुत पिछड़ा समाज था उसके लिए आवाज उठा रही थी, ये शोधकर्ता जिसका नाम है गेल ऑम्बेट। इन्हीं गेल ऑम्बेट का क्या हो गया है, आम्बेट का निधन हो गया। क्या हो गया, आम्बेट का निधन हो गया। गेल ऑम्बेट किससे जुड़ी हुई थी, ये वंचित समाज के लिए आवाज उठा रही थी, बहुत पहले से आवाज उठा रही थी, ये शोधकर्ता थी, इन्हीं पर ये शोध कर रही थी जिनका नाम है गेल ऑम्बेट। इन्हीं गेल ऑम्बेट का निधन हो गया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं पेपर के माध्यम से। ये गेल ऑम्बेट कितने वर्ष की थी, ये 81 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की, 81 वर्ष की। और ये किसकी संस्थापक थी, ये श्रमिक मुक्ति दल की सह संस्थापक थी। किसकी, श्रमिक मुक्ति दल की ये सह संस्थापक थी। ठीक है, ये लंबे समय से बीमार चल रही थी, अचानक इनकी मृत्यु हो गई। नाम क्या है आप याद रखिएगा, नाम है गेल ऑम्बेट। नाम क्या है, गेल ऑम्बेट। फोटो फिर से आप इनका देख लीजिए, फोटो फिर से आप इनका देख लीजिए। और ये क्या थी, ये श्रमिक मुक्ति दल की सह संस्थापक भी थी। ठीक है, ये वंचित समाज के लिए बहुत पहले से ये आवाज उठा रही थी। नाम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। चलिए, फिट इंडिया ऐप से सीखे फिटनेस पर नजरे, मतलब कि नया ऐप जारी की गई है खेल मंत्रालय के द्वारा, जिस ऐप का नाम है फिट इंडिया ऐप। क्या है, फिट इंडिया ऐप। आप इसे याद रखिए, खेल मंत्रालय के द्वारा हाल फिलहाल में किस ऐप का उद्घाटन किया गया है, तो फिट इंडिया ऐप। और अभी खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। कौन है, खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। आप देख रहे होंगे अनुराग ठाकुर का फोटो, खेलते हुए नजर आ रहे होंगे अनुराग ठाकुर। और ये अनुराग ठाकुर कौन है, खेल मंत्री। कौन है, अनुराग ठाकुर है खेल मंत्री। इन्होंने फिट इंडिया कार्यक्रम का दूसरा वर्षगांठ के मौके पर, किस मौके पर, दूसरे वर्षगांठ के मौके पर व्यक्तिगत परीक्षण सह फिटनेस मार्गदर्शन के लिए फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप याद रखिएगा ये खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये चीजें याद रखिएगा कि खेल मंत्रालय द्वारा किस ऐप का उद्घाटन किया गया, मोबाइल ऐप का, तो वो फिट इंडिया मोबाइल ऐप। कौन सा मोबाइल ऐप, फिट इंडिया मोबाइल ऐप। आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बनकर आया है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक मिशन चालू की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक मिशन चालू की गई है, वो मिशन महिलाओं के लिए है। किसके लिए है, महिलाओं के लिए। और ये मिशन का नाम है मिशन वात्सल्य। क्या नाम है, मिशन वात्सल्य। और ये जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य जो चालू की गई है, यह मिशन वात्सल्य का उद्देश्य क्या है, ये मिशन वात्सल्य जो महिलाओं के लिए चालू की गई है वो किसके तहत काम करेगी, आइए इन बातों पर ध्यान देते हैं। क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं को मदद करने के लिए, जो महिलाएं कोविड-19 में अपने पति को खो दी, ठीक है, उनके लिए मिशन वात्सल्य शुरू की गई है। यह विशेष मिशन है। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्या है, जिसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों के लिए ये ऐप है। तो याद रखिएगा, मिशन वात्सल्य जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो शुरू की गई है, वो मिशन वात्सल्य है क्या, कोविड-19 में जो महिला अपनी पति को खो दी है उनके लिए रोजगार का साधन मुहैया करवाएगी। कौन, मिशन वात्सल्य। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चालू की गई है उनका नाम क्या है, मिशन वात्सल्य। ठीक है, चलिए आगे। आप देख रहे होंगे ये फोटो, लग रहा है किसी चीज का अनावरण किया जा रहा है, किसी चीज का अनावरण किया जा रहा है। ये किस चीज का अनावरण किया जा रहा है, उन चीजों पर बहस करते हैं। देखिए
क्या लिखा हुआ हेडलाइन, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन। इसका मतलब आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन, आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए कि बताइए दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहां किया गया है, तो अपने भारत लद्दाख में ही किया गया है। चलिए इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। लद्दाख के पोंग झील से जोड़ने वाली, याद रखिएगा ये भी आपको नजर देना है, ये भी आपको पढ़ना है। आपसे पूछा जाएगा कि पोंग झील कहां है, तो याद रखिएगा पोंग झील कहां है, पोंग झील है लेह में यानी लद्दाख में, ठीक है, लेह यानी लद्दाख में, ठीक है। जोड़ने वाली स्मारक रूपों से महत्वपूर्ण रोड है ये लगभग कहाँ कितना मीटर ऊंचाई फीट पर बनाई गई है, ये 18,600 फीट पर, कहाँ 18,600 फीट पर ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है, ठीक है। आपको मैं पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, बाकी कंटेंट आप यहीं से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश, यानी 2020 में जो नई शिक्षा नीति जो की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसको लागू करने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। तो पहला राज्य कौन बना था, तो याद रखिए पहला राज्य कौन बना था, आप बताइए पहला राज्य कौन बना था, एक मिनट। पहला राज्य बना था कर्नाटक। कौन बना था पहला राज्य, यहां देखिए पहला राज्य बना था कर्नाटक। कौन बना था पहला राज्य, कर्नाटक। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक, वहीं नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश यानी एमपी। चलिए आप इसे याद करके रखिएगा। ये आपको फोटो दिख रहा होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका यह मतलब है कि इनके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इनके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिस कार्यक्रम का नाम है कैचअप अप कोर्स। क्या नाम है, कैचअप अप कोर्स। ये कार्यक्रम शुरू करेगी कौन, बिहार सरकार। ये जो कैच अप कोर्स जो शुरू करेगी बिहार सरकार, इसका उद्देश्य क्या है उस पर बात कर लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए कैच अप पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। किसका, कैच अप पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि स्कूल खुलने के बाद छात्र अपनी पढ़ाई के साथ ट्रैक पर हो, पीछे ना हो। कम से कम बच्चे जैसे ही स्कूल खुले, सब चीज खुले, बच्चे अपने पढ़ाई के साथ किस पर हो, ट्रैक पर हो, ठीक है। बिहार सरकार या बिहार राज्य में लगभग 35.06 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित है। कितना है, बाढ़ प्रभावित है। आप ये भी डाटा याद करके रखोगे, डाइट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बिहार का कितना लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो 35.06 लाख हेक्टेयर, मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो 37.24%, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज और इसमें मैं बता देता हूं, 38 में से 29 जिलों के माध्यम से 38 जिलों के माध्यम से अति उच्च बाढ़ प्रभावित है। मतलब 38 जिला है जिसमें 29 जिला इनका बाढ़ प्रभावित एरिया है। आप इसमें बहुत सारा कंटेंट है, आप इसे बहुत सारा चीज याद रख सकते हैं। सबसे पहले बिहार सरकार द्वारा कैच अप कोर्स चालू किया गया है। ये उन बच्चों के लिए चालू किया गया है जो बाढ़ प्रभावित से बिलोंग करते हैं। बिहार का 38 जिलों में से 29 जिला बाढ़ प्रभावित है। अगर आप देखोगे तो बिहार का लगभग 35.06 लाख हेक्टेयर भूमि, और परसेंटेज में देखोगे तो 37.24% बाढ़ प्रभावित एरिया है बिहार में। चलिए आगे। निर्मला सीतारमण कौन है, वित्त मंत्री है। भारत के कौन है ये, वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। कौन, ये फोटो आपको दिख रहा होगा, निर्मला सीतारमण। इनके द्वारा उभरते सितारे फंड की शुरुआत की गई है। ठीक है। अब ये उभरते सितारे फंड क्या है, इन पर थोड़ा सा बहस कर लेते हैं। देखिए क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को निर्यात उन्मुखी छोटी और मध्यम आकार की कंपनी के लिए वैकल्पिक निवेश फंड का शुभारंभ करेगी। इस नए उभरते सितारे फंड का आकार 250 करोड़ रुपए होगा। ये भी आपको याद रखिएगा, कितने करोड़ रुपए होगा ये उभरते सितारे फंड के लिए, 250 करोड़। किनके लिए, जो छोटी और मध्यम वर्ग के जो उभरते सितारे कंपनी जो है उनके लिए निवेश फंड
का शुभारंभ करेगी। ठीक है, यह संयुक्त रूप से प्रायोजित है। यह फंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों क्षेत्र में निर्यात उन्मुख इकाइयों में इक्विटी और इक्विटी जैसे उत्पादों के माध्यम से निवेश करेगी। आप इनको भी याद रखोगे। ठीक है, बस इतना याद रखो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस फंड की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है किसके, कौन से फंड की, ये की गई है उभरते सितारे फंड की। किसकी, उभरते सितारे फंड की। यह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, और कितने करोड़ रुपए होगा इसका निवेश फंड के लिए, 250 करोड़ यानी 250 करोड़। चलिए आगे। चलिए, आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। फिर कल नए सेशन के साथ, फिर करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपने आने वाले आगामी एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे और आप सेफ जोन में होंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।